रात होटल पहुंचते पहुंचते उन्हें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। जब स्ट्रीट फूड से गुजरते खुशबू ने उसको पूरी तरह से बाहर की तरफ मुतवज्जो किया। मुझे तिक्का बोटी खाना है। वो उसकी तरफ देखते बोली तो वो हैरत से उसे देखने लगा। इज़ा मेरी जान, ये जगह ठीक नहीं, ये साफ़ नहीं है। सब कुछ स्ट्रीट फूड में इस तरह से बाहर रखा जाता है, मुझे ठीक नहीं लगता इस तरह कुछ भी सड़क से खाना। वो उसे देख समझाते हुए बोला, ये क्या बात हुई, क्यों ठीक नहीं? खाना सारी दुनिया खाती है, क्या ये सब लोग पागल हैं? और स्ट्रीट फूड में हम कुछ भी अपनी पसंद का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खा सकते हैं। बातें ना बनाएं, अगर नहीं खिलाना चाहते तो साफ इनकार करें। वो उसे घूरते हुए बोली तो दामियार ने गाड़ी एक साइड पर रोकी जहाँ टिक्का बोटी के काफ़ी सारे ठेले थे। जी साहब जी, क्या चाहिए आपको? एक आदमी उसके पास आते हुए बोला था। अंकल, 2 टिक्का बोटी की प्लेटें ले आए। वो उसे देखते हुए बोली तो दामियार ने इनकार किया। इज़ा, मैं नहीं खा रहा, ये सिर्फ तुम खा रही हो, एक ही। दोनों मेरे लिए हैं, मैं आपके लिए मंगवा भी नहीं रही, आप सिर्फ पेमेंट करेंगे। वो उसकी बात काटते बोली जबकि उसने खामोशी से उस आदमी को जाने का इशारा कर दिया। हैरत है, आपको सफ़र में भूख नहीं लगती? सफ़र में मेरी तो भूख 4 गुना हो जाती है। और फिर फेवरेट चीज़ें तो कभी कभार मिलती हैं ना, इनके लिए तो मैं दीवानी हूँ। वो मज़े से उसे बता रही थी। बाकी सब कुछ ठीक है इज़ा, लेकिन तुम्हारी इस पसंद पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। हम किसी 7 स्टार होटल से बेहतरीन टिक्के बोटी बनवा कर खा सकते हैं, इससे बेहतर और साफ़ सुथरे। वो उसे देखते हुए बोला, आप मेरा दिल ख़राब करने की कोशिश ना करें। पहली बात तो ये, और दूसरी मेरी बात, बड़े और शानदार होटलों में भी गोश्त सड़कों से ही लेकर आते हैं। आप अपना काट कर हमें बोटियाँ नहीं सेक कर देते। उनका तरीक़ाकार भी यही होता है। फ़र्क ये है कि वो होटल के बड़े बड़े किचन्स में छुप कर काम करते हैं और ये यूँ सड़क पर सबके सामने। देखें, उस आदमी ने हाथ पर ग्लव्स पहने हैं, आपके सामने सीख पर बोटी लगा रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से, कोई गंदगी नहीं। और वहाँ हमें क्या पता कि उस बंद कमरे में क्या होता है। मुर्गे का गोश्त कह कर वो आपको उल्लू की बोटियाँ खिलवा दें। आप तो बस ये सोच सोच कर खुश होते रहते हैं कि बड़े होटल्स की ये डिश आ गई हमारे सामने। आपको अंदाज़ा भी है। वो भी कुछ कहने ही वाली थी कि दामियार ने हाथ जोड़ दिए। बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे गलत फहमी थी, मैं गलत था, फजूल सोचता रहता था उल्टी सीधी तरह से। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इनसे साफ लोग तो दुनिया में हैं ही नहीं। खुदा के लिए मेरा यकीन होटल वालों से मत उठवाओ। उसके सामने हाथ जोड़ते हुए वो बोला तो अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात मानकर हाँ में सर हिलाती अपनी प्लेट का इंतज़ार करने लगी। जब दामियार का ध्यान सामने की तरफ गया, तकरीबन 10-12 साल की वो लड़की होगी या शायद उससे थोड़ी ज़्यादा, लेकिन वो हद दर्जा कमज़ोर थी। उसकी हड्डियां बाहर को निकली हुई थीं, जबकि चेहरे पर सिवाय आंखों के और कुछ भी वाजे ना था। बिल्कुल छोटे छोटे सूखे हुए होंठ, छोटी सी नाजुक रंगत, लेकिन साफ थी वो। लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उन आंखों के नीचे सुर्ख लाइन जो उसकी कमज़ोरी की वजाहत दे रही थी। चेहरे पर निकली हुई हड्डी, वो बहुत कमज़ोर थी। जिस्म जैसे लागिर था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई शनाख्त थी। वो हाथ में कोई डब्बा पकड़े हुए गाड़ी के करीब से गुजरी तो भी दामियार का ध्यान उसी की तरफ था। दामियार ने आहिस्ता से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ईज़ा ने एक नज़र उसे देखा, लेकिन पूछा कुछ नहीं, क्योंकि उसकी तिक्का बोटी की प्लेट आ चुकी थी। अंकल, पानी भी दे जाएं प्लीज़, ईज़ा ने उस आदमी को मुखातिब करते हुए कहा, जबकि दामियार गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते पीछे की तरफ चला गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उस छोटी सी लड़की के पीछे चल रहा था, जो छोटे छोटे कदम उठाती बार बार सर से सरकते दुपट्टे को संभाल कर वापस सर पर रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो सुनसान सड़क की तरफ आ गई, जहाँ अंधेरा छाया हुआ था। किसी की आहट महसूस करके गली में मौजूद कुत्ता भौंकने लगा, जबकि शायद अंधेरे में उस लड़की को डर लग रहा था। उसने आगे पीछे देखा और ज़मीन से पत्थर उठाकर आगे की तरफ फेंका, जिससे वो कुत्ता उसका रास्ता छोड़ गया। लेकिन फिर भी दामियार के कदम नहीं रुके। वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो क्यों चल रहा था उसके पीछे वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन वो अपने कदमों को रोक नहीं पाया। वो लड़की अब एक घर के बाहर खड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी। अम्मा, दरवाज़ा खोलो, कुत्ता आ जाएगा। उसने तीसरी चौथी दफ़ा दरवाज़ा बजाते हुए साथ आवाज़ दी, जब अचानक दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर निकली। अम्मारा, दिमाग ख़राब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें क्या कहकर भेजा था कि सारा दिन उनके झूले पर मत चढ़ी रहना, दूध लेकर वापस आना घर। तुम अब आ रही हो अंधेरा ढलने के बाद? उसने खूबसूरत सी औरत को उस बच्ची को डांटते हुए सुना। मेरी सहेलियों ने रोक लिया था ना, अब आ गई हूँ ना, वो दूध का डब्बा उसके हवाले करती हुई बोली, जबकि वो औरत उसे अंदर ले जाती दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उस घर के सामने आ रुका, जब अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो जैसे होश में आते अपने पीछे मौजूद ईज़ा को देखने लगा। यहाँ क्या कर रहे हैं आप इतने अंधेरे में? चलिए वहाँ चलकर पैसे दीजिए। उन अंकल को यहाँ क्यों चले आए?
चलिए चलकर पैसे दीजिए उन अंकल को, यहाँ क्यों चले आए आप? उसने उसे देखते हुए पूछा तो उसने एक दफ़ा फिर से पीछे की तरफ देखा। एक तरफ अंधेरा था तो दूसरी तरफ रोशनियों से सजा बाजार। यहाँ क्यों आए थे आप? वो उसके साथ वापस ऊपर को जाते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं, बस वो छोटी सी बच्ची जो हमारी गाड़ी के करीब से गुजर गई थी ना, उसे देखा। मैं उसे देखने आया था कि वो किस तरफ जा रही है। क्या मतलब, आप उस बच्ची को देखने के लिए क्यों आए थे? वो हैरत से पूछने लगी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मैं उस बच्ची को जानता हूँ, लेकिन मैं इस तरफ पहले कभी नहीं आया, तो शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन उसका चेहरा शायद मेरी किसी जानने पहचानने वाली से मिलता है। वो बोला तो ईज़ा ने उसे घूर कर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा वो साफ देख चुका था। यार गलत मतलब मत निकालो, मैं अच्छे वे में किसी जानने वाले की बात कर रहा हूँ। वो उसके गिर्द बाजुओं का हिसार बनाता उसे लिए वापस बाजार की तरफ आया तो ईज़ा उसके इस तरह कहने पर मुस्कुरा दी। जबकि वहाँ वापस आते उसने सबसे पहले अंकल को पेमेंट की और फिर ईज़ा के साथ होटल के लिए निकला जहाँ वो 3 दिन रहने वाले थे। वो कमरे में आया तो जोरिश कमरे में ही थी। अरे आप आ गए इतनी जल्दी? उसे सरे शाम घर देखकर वो खुश हुई थी। वहीं वो हैरत का इजहार भी कर गई जबकि बारिक का मुंह फिर से बन गया। बहुत जल्दी आ गया क्या? तुम्हें तो बड़ा दुख हो रहा होगा मेरे जल्दी आने पर। वापस चला जाता हूँ, वो ज़रा सख्ती से गोया हुआ, जबकि जोरिश तो उसे घूर कर रह गई, जिसका दिमाग आजकल हर बात पर उल्टा ही चल रहा था। उसकी बात का वो बुरा ही मान रहा था, बल्कि हर बात का बुरा मान रहा था। किसी तरह से वो उसकी बात को सही ले ले, ऐसा हो ही नहीं सकता था आज की तारीख में। बल्कि आज की तारीख में क्या, जब से निमरा वाला वाक़या पेश आया था तब से उसका मुंह बना हुआ था इस तरह। जब दिल करता तब उसके पास आ जाता और वैसे हर वक्त मुंह पर गुस्सा सजा के रखता। ठीक है, उसने गलती कर दी थी, उसका नाराज़ होना बनता था, लेकिन उसने तो नाराज़गी को सर पर ही सवार कर लिया था। किसी तरह से वो उसकी कोई बात मानने को तैयार ही ना था। हर वक्त गुस्सा गुस्सा और सिर्फ गुस्सा। उसका ये गुस्सा कभी कभी तो जोरिश पी जाती, लेकिन कभी कभी उसे भी गुस्सा आ जाता, लेकिन वो आगे से कहती कुछ नहीं थी, क्योंकि फ़िलहाल गलती पर वो खुद थी और गलती पर होने की वजह से वो बारिक को कुछ कहने के काबिल भी नहीं थी। और ऊपर से यहाँ से जाते ही वहाँ निमरा का रिश्ता तय हो गया। वो लड़की उसके सामने बड़े बड़े दावे कर रही थी कि वो बारिक से मोहब्बत करती है और बारिक के बगैर रह नहीं सकती। वही लड़की वहाँ जाते ही अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही थी। कितने ड्रामे किए थे उसने उसके सामने कि वो मोहब्बत करती है बारिक से, बारिक उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है, बारिक ना मिला तो वो मर जाएगी, वो कभी किसी और से शादी नहीं करेगी। और तो और वो बारिक के भी खिलाफ करने की कोशिश करती रही थी उसे। ये कह कर के उसका और बारिक का चक्कर चल रहा था उसकी शादी से पहले, लेकिन ईज़ा उनकी लव स्टोरी की विलन बन गई थी। ये तो अलग बात थी कि ईज़ा ने खुद ही इससे पहले बता दिया था उसे कि बारिक की शादी पुप्पो की बेटी के साथ हो जानी थी अगर वो अपने भाई को ना बचाती तो। और अपनी ही सोचों में डूबी वो सामने देख रही थी जो अभी भी नहा कर निकला था। मेरे आने की खुशी में बेहोश हो गई हो क्या? तब भी यहीं बैठी थी और अब वापस आया हूँ तब भी यहीं बैठी हो? वो उसे घूरते हुए बोला। मेरी तबीयत ठीक नहीं, वो उसे देख कर बोली तो अगले ही लम्हे परेशान होता उसके सामने बैठ गया वो। जोरिश क्या हुआ तुम्हें, तबीयत ठीक क्यों नहीं है? ओह मैं समझा, प्रेगनेंसी में लेडीज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तुम्हारी भी हो गई होगी। मैं ऐसा करता हूँ डॉक्टर को लेकर आता हूँ, वो तुम्हें चेक कर लेगी। और ऐसा करता हूँ अम्मी को भेज देता हूँ तुम्हारे पास, वो यहाँ बैठेंगी तुम्हारे पास तो तुम अच्छा फील करोगी। वो परेशानी से कहता शर्ट पहनते जल्दी से कमरे से निकल रहा था जब वो उसकी फुर्तियाँ देखते भाग कर उसके पास आती उसका बाजू थाम गई। नहीं वो वाली बीमारी नहीं है, वो दरअसल मेरे अंदर ना विटामिन हस्बैंड के प्यार की कमी हो गई है, इसलिए बीमार हूँ। आपको मेरी शक्ल से पता नहीं चल रहा कितनी बीमार हूँ? देखिए मेरा चेहरा कितना सफ़ेद पड़ गया। ज़बरदस्ती अपना चेहरा उसके पास करते वो बोली तो बारिक ने अपनी हंसी कंट्रोल करते उसे घूरा। आपको मुझे घूरना नहीं चाहिए, बल्कि मेरी विटामिन हस्बैंड के प्यार की कमी को दूर करना चाहिए। उल्टी सीधी सोचें सोचती रहती हो तुम, रोमांस के अलावा ज़िंदगी में और भी कुछ सोचना चाहिए तुम्हें। वो गुस्से से उसे घूरता कमरे से निकल गया, जबकि कमरे से निकलते उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो उसके साथ नीचे आ गया, जबकि वो तो पीछे से बस उसे देखती रह गई। अब ये भी ताना सुनने को मिलना था कि उसको रोमांस सूझता है, और यहाँ उसका शोर जो आजकल उसे घास नहीं डाल रहा था, पिछले 10 महीनों से किंग ऑफ रोमांस बना घूम रहा था, अचानक ही किंग ऑफ रोमांस का सारा रोमांस निकल गया और वो ताने खा रही थी। अब आए ना मेरे पास, मैं भी इसे ऐसे ही नखरे करूँगी, फिर एहसास होगा मेरा। वो नाराज़गी से बोली। ज़बर मैं आपकी लाइफ में आई पहली इतनी प्यारी लड़की हूँ ना, आपका मुझसे पहले किसी लड़की के साथ अफेयर था क्या? वो खाने की मेज़ पर खाना खा रहे थे जब अचानक शनाया ने सवाल किया। बारिक तो बस एक नज़र उसे देखता चेहरा झुका गया, जबकि जोरिश ने उसे टोकने के लिए नीचे से पैर पे पैर मारा। वो तो खुदा का शुक्र था कि घर के सारे बड़े खाना खा चुके थे और उस वक्त टेबल पर सिर्फ वही चारों मौजूद थे। क्या हुआ जोरिश भाभी, आप ठीक तो हैं ना? वो टेबल के नीचे झुकते उसके पैर को देखने लगी। हाँ ठीक हूँ,
तुम फजूल बातें करना छोड़ो और खाना खाओ। वो उसकी प्लेट में चावल डालते हुए बोली, फजूल बात नहीं कर रही मैं ज़ोरिश भाभी, वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि इसका कोई अफेयर तो नहीं था ना शादी से पहले। हाँ हाँ बताओ ज़बर, शनाया को बताओ कि तुम्हारा कोई अफेयर था या नहीं। इससे प्रीति कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आई थी शहीर? शहीर जो अभी अभी वापस आया था कुर्सी घसीट कर उनके पास ही बैठ गया। नहीं, मेरा कोई अफेयर नहीं था, तुम मेरी ज़िंदगी में आई पहली और आखिरी प्यारी लड़की हो। उसे देखते हुए बोला, जिस पर शनाया को जहाँ सुकून मिला वहीं ज़बर बेचारा सबके आगे शर्मिंदा होकर रह गया। भाभी अरूज ने खाना खाया? शहीर ने माहौल को अलग रंग देने की कोशिश करते हुए ज़ोरिश को मुखातिब किया। मैंने उसे खाना दे दिया था, उसने खा लिया था। लगता है तबीयत ख़राब है उसकी, कुछ दिन से चुप चुप सी है। ऐसा करिएगा, उसे अस्पताल ले जाइएगा, डॉक्टर उसका ठीक से चेकअप कर लेगी तो तबीयत ज़रा संभल जाएगी उसकी। वो उसे देखते हुए कह रही थी, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिला गया। सब घर वाले उसकी खामोशी महसूस कर चुके थे, जबकि उसके पास कोई जवाब नहीं था जिसे देकर वो उन सबको मुतमईन कर पाता। वो सब उसकी फ़िक्र करते थे और वो अपनी ताई की फजूल बातों की वजह से इतने ख़ास रिश्तों को ख़राब कर रही थी। लेकिन वो उसे कोई बड़ी गलती करने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने सोच लिया था कि वो अरूज की अकल जल्द से जल्द ठिकाने लगाएगा। ये कमरा काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत था। होटल में उनके आराम का ख़ास ख्याल रखा जा रहा था। उसे कमरा भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था और ये लोकेशन भी काफ़ी खूबसूरत थी। दामियार ने उसकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पर होटल बुक करवाया था, जहाँ वो लोग 3 दिन तक रहने वाले थे। वो खिड़की के पास आते बाहर की जानिब देखने लगी, जहाँ का नज़ारा बेहद हसीन था। सामने गार्डन में बेशुमार फूल सजे हुए थे। अगर इबादत यहाँ होती तो यकीनन बहुत खुश होती। उसने कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल निकाला और बहुत सारी तस्वीरें बनाकर इबादत के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी। वाह, ये कितनी खूबसूरत जगह है, कहाँ हो तुम इस वक्त? उसे फ़ौरन ही वॉइस नोट मिला था इबादत की तरफ से। उसे सुनते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं इस वक्त दामियार के साथ मुजफ्फराबाद में हूँ। वो मुझे हनीमून पर ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं कहीं दूर नहीं जाना चाहती, तो वो मुझे घुमाने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। हम 3 दिन तक यहीं रहेंगे। उसने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हुए सेंड किया। जब उसे दूसरी तरफ से इबादत की कॉल रिसीव होने लगी, यकीनन वो उसका मैसेज सुन चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम इबादत, कैसी हो तुम? उसने फ़ोन रिसीव करते इबादत से पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? उसने बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में बात शुरू की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ, बीबी कैसा है और ज़रान भाई? काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं तुमसे, सिर्फ ज़रान ही नहीं बल्कि सब लोग। ये तुमने क्या किया ईसा? इतना सब कुछ हो गया और तुमने किसी को पता तक नहीं चलने दिया। कैसे बर्दाश्त कर लिया ये सब कुछ अकेले में? तुमने क्यों किसी को नहीं बताया इन सब चीज़ों के बारे में? वो दामियार शाह तुम्हें ब्लैकमेल करता था, उसने ज़बरदस्ती तुमसे शादी की। ये सारी चीज़ें हमसे क्यों छुपाई तुमने? क्या तुम्हें अपने भाइयों पर भरोसा नहीं था? वो उससे सवाल कर रही थी जब उसने खामोशी से उसकी पूरी बात सुनी थी। इबादत, मुझे अपने भाइयों पर पूरा यकीन था। मैं जानती थी मेरे भाई कभी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, लेकिन मुझे दामियार पर यकीन नहीं था। अगर वो ज़बर भाई पर गोली चलवा सकता था तो वो उन्हें मरवा भी सकता था। उस वक्त मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि अगर मैंने दामियार की बात नहीं मानी तो वो मेरे भाइयों को नुकसान पहुंचाएगा, और सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा बल्कि उन्हें ज़िंदा मार डालेगा। मैं उस वक्त इतनी खौफज़दा हो गई थी कि कुछ सोचने समझने की काबिलियत ही नहीं रही मुझ में। मैंने उसकी बात मान ली और उसके साथ निकाह कर लिया। उसके बाद वैसे भी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैं जानती थी दामियार शाह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और मुझे इस बात का डर था कि ये ना हो कि निकाहनामा लेकर मेरे घर पहुंच जाए और मुझे मेरे ही भाइयों की नज़र में गिरा दे। वो बेवकूफ़ी तो मैंने कर दी थी इबादत, लेकिन उसके बाद मुझे इस चीज़ का बहुत पछतावा रहा। मैं बस यही सोचती रही कि काश मैं ये किसी ना किसी को बता देती तो इतना मसला होता ही नहीं। दामियार मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। वो कहने लगा था कि किसी भी तरह ये बात मेरे घर वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहता था। फिर उसने मेरे लिए आसान राह निकाली कि वो मेरे घर रिश्ता लेकर आएगा और मैं इस रिश्ते को कबूल कर लूं, और ये निकाह वाली बात यहीं छुप जाएगी। मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपने भाइयों का मान बचाने के लिए मुझे ये तरीका ठीक लगा, और फिर मैंने उसका साथ दिया। वो सब कुछ तो ठीक है इज़ा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ। मैं समझ गई हूँ कि उस वक्त तुम मजबूर थी, लेकिन अब तुम्हारी कौन सी मजबूरी है बताओ मुझे? अब ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें उस शख्स के साथ रहने पर मजबूर कर रही है? अब तो तुम्हारे भाइयों को भी सब कुछ पता चल गया है ना, सारी हकीकत सामने आ गई है। तो ख़त्म करो इस रिश्ते को और यहाँ आ जाओ, अपने घर आ जाओ, अपने भाइयों के पास आ जाओ, अपने असल रिश्तों के पास। इबादत उससे बोले जा रही थी, और वहाँ आकर क्या करूँ?
इबादत सारी ज़िंदगी के लिए अपने माँ बाप पर बोझ बन जाऊँ, अपने भाइयों पर बोझ बन जाऊँ? क्या लगता है तुम्हें दामियार शाह कभी मुझे तलाक देगा? वो मोहब्बत करता है मुझसे, जो मेरे लिए इतने जतन कर रहा है। इस ख़ानदान में उसने शादी की जिससे वो नफ़रत करता है, तो तुम्हें क्या लगता है वो छोड़ देगा मुझे? सारी ज़िंदगी मेरे भाई परेशान रहेंगे, मेरे माँ बाप अपनी शादीशुदा बेटी को घर बिठा के रखेंगे। क्या होगी मेरी ज़िंदगी वहाँ पर इबादत? ज़रान भाई लाख अच्छे वकील से, लेकिन वो किसी आदमी को उसकी बीवी को छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते, और वो मोहब्बत का दावेदार है। मुझे उसकी मोहब्बत आजमाने दो। वो कह रहा है कि वो सारी दुनिया छोड़ देगा मेरी खातिर, तो मुझे देखने दो कि वो मेरी मोहब्बत में क्या कर सकता है। मुझे एक मौका तो देने दो उसे। माना वो लाख गलत सही, लेकिन जब से उसका मुझसे निकाह हुआ है मैंने उसे किसी और औरत के साथ नहीं देखा। ना तो मेरे घर में कभी शराब नोशी हुई और ना ही कोई आकर जुआ खेल कर गया है। अब तक इस घर में कोई बाहर की औरत आकर मेरे शोहर के साथ वक्त नहीं गुजार रही। और सबसे अजीब बात बताऊं मैं, वो कहते कहते उससे सवाल करने लगी, इबादत जो से मुझे लगा था वो बदल जाएगा, मुझे लगा था मैं सिर्फ उसकी एक रात की तलब हूँ, लेकिन नहीं इबादत, वो बदला नहीं है। वो और शिद्दत से अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा है। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। इबादत पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस शख्स पर एतबार होने लगा है। हाँ इबादत, मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है। मैंने मौका दिया है ना उसे, मेरा दिल करता है मैं उसे मौके के साथ अपना एतबार भी दूँ। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है? उसने अपने कानों में उसकी आवाज़ सुनी। वो जैसे झटके से फ़ोन अपने कान से अलग कर चुकी थी। नहीं इबादत, मुझे मोहब्बत नहीं है उस इंसान से। नहीं, ये मोहब्बत नहीं, तुम गलत सोच रही हो। वो लम्हे में इनकार कर गई। मैं बस उस पर एतबार करना चाहती हूँ। तुम बताओ, क्या मुझे उस पर एतबार करना चाहिए? वो उससे पूछने लगी, ये सवाल तुम खुद से पूछो, अपने आप से पूछो। मेरे कहने से तुम उस पर एतबार नहीं करोगी। ये फीलिंग्स तुम्हारे अपने अंदर होनी चाहिए। अगर तुम्हारा दिल मानता है उस पर एतबार करने के लिए तो कर लो एतबार। अगर तुमने उसे मौका दे ही दिया है तो एतबार करने में भी कोई हर्ज नहीं। हो सकता है तुम्हारा एतबार उसे गुनाह की तरफ जाने से रोक दे। हो सकता है तुम्हारा एतबार उसे वो सारे गुनाह करने से रोक दे जो वो पहले करता था। हो सकता है कि खुदा ने उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत डाली इसी वजह से हो, क्योंकि तुम उसे राह रास्त पर ला सकती हो। हो सकता है खुदा ने तुम्हें चुन रखा उस इंसान की हिदायत के लिए। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए उसका एतबार करने की, उसे समझने की कि अगर तुमने उसे मौका दे ही दिया है तो फिर उसे पूरी तरह से मौका दो। उसके माजी को कुरेद कर उसे उसकी पुरानी गलतियों का एहसास दिलाने से बेहतर है कि उसका आने वाला कल बेहतर बनाओ। और तुम ऐसा कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसे उसके माजी से निकाल कर एक बेहतरीन फ्यूचर दो। तुम्हें उसकी मोहब्बत पर यकीन आ गया है ना, उसके किरदार पर भी यकीन करो। ज़रान घर आ गए हैं, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। उसने दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकते देख इज़ा से कहा, जबकि वो भी अलविदाई कलाम कहती फ़ोन बंद कर चुकी थी।